यूजीसी आंदोलन में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक काफ़ी सक्रियता दिखाई। उसके बाद लेकिन हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से यूजीसी आंदोलन इस देश में शुरू हुआ, अचानक से उसमें एक शून्य आया और उस शून्य की अभी तक यूजीसी के मुद्दे में हुआ क्या है? यूजीसी के मुद्दे पे कई सारे चेहरे नजर आए। अलंकार अग्निहोत्री, आनंद स्वरूप, जिनका पिछला बैकग्राउंड उठाकर देखते हैं। जैसे आनंद स्वरूप तो शुद्ध रूप से कोई सवर्ण एक्टिविस्ट तो थे नहीं हुआ, क्योंकि यूजीसी एक काला कानून था जिसपे सवर्ण विरोध कर रहे थे, तो सवर्ण एकता का इससे अच्छा कोई मुद्दा नहीं। बड़ा चेहरा है, बड़े चेहरे थे, बड़े चेहरे अलंकार अग्निहोत्री जी है, अंशुल जी। मैं तो अपनी हैसियत कही ना, हमको कुछ मिलना है, हमको केवल वोट दे। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिनके घर में एलसी है, रेंज रोवर है, तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो कहते हैं कि आरक्षण लेने वाले 175 पात्र का हिस्सा चुरा के छीन के कुपात्र को दे दिया जाए, वो आरक्षण तो 650 के करीब छूट जातियां थी इस देश। ये देश विकास कर रहा है, क्या 1250 जातियां छूट हो गई? आगे देंगे। अगर हम किसी और को नहीं दे पाएंगे तो नहीं देंगे, लेकिन आपको तो अभी महिला आरक्षण भी है क्या? जी, तो उसमें सवर्ण समाज की महिलाओं को भी आरक्षण मिल रहा था। 400 सीटों में, 403 सीटों में, 139 सीटों में महिलाओं को लड़ाई। भाई, आप बिल गिर गया, ये तो संसद का विषय है, ये लोकसभा का राज्यसभा का विषय है, लेकिन पार्टी तो आप चला रहे हैं ना। पार्टी की मीटिंग बुलाइए कि हम 33% महिलाओं को टिकट देंगे, हम संगठन में 33% महिलाओं को रखेंगे। लेकिन चूंकि देना भाजपा भी नहीं चाहती और देना विपक्ष भी नहीं चाहती। बिहार के एक नेता हैं पप्पू यादव, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि राजनीति में महिलाएं जो हैं वो नेताओं के बिस्तर पे सो के आगे। में अगर इस तरीके की घटनाएं उन्होंने देखी होंगी, किन परिस्थितियों में कहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस तरीके से बयान नहीं दे। सबसे पहला बहुत घटिया किस्म का जो इन्होंने यूपी के अंदर ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया। जब इस देश की जनता के अंदर राष्ट्रवाद 26 जनवरी और 15 अगस्त को जानता है, पॉलिटिक्स में ना उतर के इस देश के भविष्य के साथ एक भद्दा मजाक नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं जब तक रहा तो मुझे लगता था कि राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन अचानक 13 जनवरी की रात में जब मुझे पता लगा कि जातिवादी पार्टी है, अब मैं ये देखता हूँ कि मान लीजिए दलित महादलित के बाद जब जातियाँ खत्म होंगी तो प्रधानमंत्री जी क्या रहेंगे? ऐसा नेता मानते हैं आप नरेंद्र मोदी को? ब्रिजभूषण शरण सिंह कैसे आदमी लगते हैं? सत्ता देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल व्यवस्था तो खत्म हो चुकी है। नमस्कार, मैं ईशांत। आज बेलगाम बंदा के इस एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है एक ऐसा इंसान जो आंदोलन ही करते रहते हैं। कभी राजनाथ सिंह जी के घिराव के दौरान हाउस अरेस्ट कर दिए जाते हैं, कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आते हैं, कभी अमित शाह के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर श्री संदीप सिंह जी, जो कि सवर्ण मोर्चा के अध्यक्ष हैं और यूजीसी एवं कई सवर्णों के मुद्दों पे लगातार सक्रिय रहे हैं। तो संदीप जी, आपने यूजीसी आंदोलन में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक काफी सक्रियता दिखाई, परंतु उसके बाद में अचानक से यूजीसी का मुद्दा एकदम ठंडा हो गया और चीज़ें तितर बितर हो गई। सवर्णों की जो एकता नज़र आ रही थी वो लोगों के व्यक्तिगत मंशा को पूर्ति करने वाला एक टूल की तरह नज़र आने लगी। देखिए, ये क्यों हुआ? मुद्दा कमजोर लग रहा है, इस समय लग रहा है, लेकिन मुद्दा हमारी तरफ से कमजोर नहीं है। मैं अभी कल भी कहीं गया था, मैंने कहा 4 मई कल बंगाल का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हमको जिनको अपनी बात सुनानी है वो अभी चुनावी मोड में है। भाई, हमारी बात और किसी को तो सुनानी नहीं, केंद्र सरकार को सुनानी, वो चुनावी मोड में है। तो एक बात तो ये है, लेकिन हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से यूजीसी आंदोलन इस देश में शुरू हुआ, गाँव मतलब जिले जिले, छोटे छोटे जिलों में बहुत प्रदर्शन हुए, अचानक से उसमें एक शून्य आया और उस शून्य की कहानी, अब लोगों के पार्टी बनाने की जल्दी क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लोगों को क्या करना था। लेकिन मैं सदैव अपनी बात करता हूँ, मैं संदीप सिंह हूँ, मैं सवर्ण मोर्चा बना के सवर्ण मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। मैं इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने दूंगा। मैं इस आंदोलन पे 4 तारीख के बाद फिर से हमारी कार्रवाई चालू हो जाएगी, जैसी मैं कर रहा था। अभी तक यूजीसी के मुद्दे में हुआ क्या है? यूजीसी के मुद्दे में ये हुआ कि यूजीसी जब 13 जनवरी को लागू हुआ, उसके बाद जब 17 तारीख को फ्लोर पे चीजें आई, उसके बाद आंदोलन ने इतनी रफ्तार पकड़ी, अचानक से सवर्णों ने पहली बार किसी एक मुद्दे पे इतनी एकता दिखाई कि 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेके उस पर स्टे देना पड़ा। उसके बाद वही हो रहा है जो यहाँ के न्यायालयों में होता है, तारीख पे तारीख। यूजीसी के मुद्दे पे कई सारे चेहरे नजर आए, जी, कई सारे लोग नजर आए। मैं खुलकर बोलूंगा, अलंकार अग्निहोत्री, आनंद स्वरूप,
जिनका पिछला बैकग्राउंड उठाकर देखते हैं, जैसे आनंद स्वरूप तो शुद्ध रूप से कोई सवर्ण एक्टिविस्ट तो थे नहीं, वो बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी पीडीपी अपनी बना चुके थे, और क्षत्रियों के प्रति उनके अंदर बड़ी घृणा का भाव भी था। बहुत अंडबंड उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्टिंग भी करी थी, और वो सवर्णों की आवाज क्षत्रियों को साथ लेके नजर आ रहे थे। राज शेखावत और तमाम जो क्षत्रिय संगठनों के लोग हैं उनको सर पे बैठाए घूम रहे थे। ये कैसा था? देखिए, ऐसा होता है कि अगर राजनीति का कीड़ा किसी के मन में रहा होता है तो हमेशा अवसर की तलाश करता है। अगर कहीं मौका नहीं मिलता तो ऐसा भी इसको मान सकते हैं कि अवसर की तलाश कर रहे थे, ये अवसर उनको मुफीद नजर आया। और आपको खुद पता है कि किसी एक जाति को लेकर के इस देश में ना कोई राजनीतिक पार्टी चल सकती है और ना कोई व्यक्ति चल सकता है। आप एक संगठन बना सकते हैं, क्या कहते हैं, जाति की राजनीति कर सकते हैं। तो अब उनको समय मुफीद नजर आया होगा, क्योंकि यूजीसी एक काला कानून था जिस पे सवर्ण विरोध कर रहे थे, तो सवर्ण एकता का इससे अच्छा कोई मुद्दा नहीं था, और इसलिए वो लग गए। अलंकार जी ने तो अपना इस्तीफा बेसिकली दिया, तो उन्होंने दो बातों पे दिया, एक यूजीसी पे दिया और दूसरा उन्होंने शंकराचार्य जी के मुद्दे पे भी कहा। उन्होंने कहा ब्राह्मणों का बहुत उत्पीड़न हो रहा है, तो उन्होंने दिया। और उनसे आशा थी कि बड़ा चेहरा है, बड़े चेहरे थे, बड़े चेहरे अलंकार अग्निहोत्री जी, आनंद स्वरूप जी। मैं तो अपनी हैसियत कहीं गिनता नहीं, वो बहुत स्पष्ट हूँ, मुझे अपने समझ से जो चीज़ें समझ में आती वही करता हूँ। तो लेकिन उसके बाद पार्टी जैसे बनाने लगे, तो पार्टी बनाने की जल्दी हमको नहीं लगता है कि इतनी जल्दी करनी चाहिए थी, जब तक कि इस पर कोई ठोस निर्णय ना आ जाता। ये पार्टी जो इन्होंने बनाई, ये सवर्णों के मुद्दे के लिए बनाई कि शंकराचार्य के मुद्दे के लिए बनाई? नहीं, ऐसा था, शंकराचार्य का मुद्दा तो बाद में दब गया, मुद्दा ज्यादा हाईलाइट रहा यूजीसी का, तो यूजीसी की लेके ही उन्होंने बनाई। अब उन्होंने पार्टी बनाने की अगर उनकी मंशा थी तो उनको पार्टी बनाना चाहिए था, यूजीसी की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो इनके पार्टी के मेंबर्स कौन हैं? अभी तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे राजनीतिक पार्टी बनानी नहीं है और किसी राजनीतिक पार्टी के टच में मैं हूं नहीं। ये जो राजनीतिक दल बने हुए हैं, क्या सिर्फ इन्हीं के बने हैं कि और भी लोगों ने बनाए हैं? नहीं, एक राजनीतिक दल कल भी बना, लखनऊ में घोषणा हुई, राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा। वो ग्वालियर के अनिल मिश्रा जी हैं, वो SC ST के और आरक्षण की लड़ाई बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, एक बड़ा चेहरा थे। यूजीसी के आंदोलन की भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन कल उन्होंने और एक नैतिक पार्टी के चंद्रभूषण पांडे उन्होंने भी बनाई। अनिल मिश्रा तो ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ते हैं, ये सवर्णों की लड़ाई कहाँ लड़ते नहीं हैं? नहीं, देखिए, ये तो सिर्फ इनकी फेसबुक पोस्टों से लेके हर जगह पे ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, और किसी समाज के लिए तो बोलते ही नहीं है। नहीं, ऐसा है कि जो भी लड़ाई लड़ते रहे हों, लेकिन जब से 13 जनवरी को यूजीसी आया, तो यूजीसी में ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, बनिया सब सब प्रताड़ित थे, मान लीजिए आप। तो अब वो लड़ाई डाइवर्ट करनी पड़ी लोगों को सामान्य वर्ग की तरफ, ये है। लेकिन अब चूंकि जिस जात से आदमी जुड़ा होगा उसी की ज्यादा बात करेगा। लाला, बनिया, भूमियार, इन जातियों को लीडर दिखाई नहीं देते इन आंदोलन में, कुछ बोलते ही नहीं है कोई। नहीं, न बोलने का ही तो खामियाजा भुगत रहे हैं हम लोग, नहीं बोलते हैं। या अपने समाज से भी जो लोग आते हैं, या ब्राह्मण समाज से जो लोग आते हैं, जो अन्य दलों में नेता बने बैठे हुए हैं, जब समाज के ऊपर आफत आई नहीं बोल रहे, उसी का खामियाजा तो हम लोग भुगत रहे हैं, और काहे का भुगत रहे हैं। और लाला बनिया नहीं निकल रहे हैं, मान लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत से कायस्थ बिरादरी के लोग हमारे संपर्क में हैं और हमारे आंदोलनों को दूसरे तरीके से मदद करते हैं। मैं बहुत स्पष्ट हूँ भाई, उनको वो कहते हैं मैं सड़क पे नहीं लड़ सकता हूँ, हमसे बाकी जो मदद होगी आप लीजिएगा। तो आंदोलन को चलाने के लिए बड़ी व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, आपको पता ही है। यूपी के अंदर ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा ठाकुर विरोधी नारे लगाता है, ठाकुरवाद के नारे लगाता है। योगी आदित्यनाथ को ठाकुर कह कह के संबोधित करके गालियां तक देते हैं, उनका विरोध करते हैं। देखिए, तो इस परिस्थिति में यूपी के अंदर कैसे सवर्ण एकता स्थापित होगी? नहीं, अब यूजीसी के जितने बड़े चेहरे थे शांत जी, इस देश में जितने बड़े चेहरे थे जिन्होंने सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ी या जिन्होंने ग्राउंड पे लड़ाई लड़ी, सारे चेहरे बाद में लक्ष्य भटक गए, हमको ऐसा लगता है। वो लक्ष्य से भटक गए, और उनका जब लक्ष्य भटका तो अब वो लोगों के कपड़े पे चले गए, लोगों के खाने पीने पे चले गए। जो लक्ष्य था कि यूजीसी रोल बैक कराना, उस लक्ष्य से तो हमको लगता है मैक्सिमम लोग भटक गए हैं। हो सकता है इस टाइप के आरोप मेरे ऊपर भी लगावे कोई, लेकिन मैं अभी नहीं भटका हूं। मैं किसी राजनीतिक दल के नेता से नहीं मिला हूं और ना मैं मिलूंगा। मैंने ये स्पष्ट किया है, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला था कि सामान्य वर्ग के आने वाले किसी नेता के संग ना फोटो खिंचाऊंगा, ना उसके संग कोई शिरकत करूंगा, ना उसके यहाँ जाऊंगा। तो आपकी बात कैसे रखी जाएगी? बात देखिए, ऐसा है ना कि मैंने किस तारीख को लखनऊ में एक आंदोलन किया था,
उस आंदोलन की गूंज मेरे आंदोलन के बाद ही सारी गूंज दिल्ली से लेकर सब जगह सुनाई पड़ी। आप संभवतः उस आंदोलन में मौजूद भी थे, ठीक है। मैंने किया था और मैंने ही रक्षा मंत्री जी का लखनऊ में विरोध किया, मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। मैं ही डिप्टी सीएम के घर में घुस गया, मैंने अपने क्षेत्रीय विधायक को रोक लिया मंच पे कि यूजीसी पे जवाब दे, जो सामान्य वर्ग से लोग आते थे। तो लड़ाई ऐसे लड़ी जाएगी, लड़ाई आपकी फोटो खिंचाने से थोड़ा लड़ी लड़ाई। विरोध का अगला चरण होता है वार्ता, हम्म, जो समाधान या विरोध के और विस्तार होने का कारण बने। बिल्कुल। तो विरोध के बाद में क्या वार्ता का कोई आप मार्ग नहीं छोड़ेंगे? नहीं, वार्ता का मार्ग तो हम छोड़ेंगे ही। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी से, लखनऊ के सांसद, मैं तो उनसे टाइम मांगा था, बाकायदा चिट्ठी मैंने भेजी थी कि श्रवण मोर्चा को टाइम दिया जाए, श्रवण मोर्चा अपनी बात करना चाहता है। लेकिन अब उनको किसने समझाया? मेरे सांसद होने के बावजूद, लखनऊ से जीते हुए सांसद हैं और आज कोई पहली बार नहीं जीते, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने टाइम नहीं दिया, हाउस अरेस्ट करा लिया। अब वार्ता उनको नहीं करनी है तो हमारा आंदोलन है, अभी मैं शांतिपूर्ण, विधिपूर्ण, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहा हूँ। जरूरत पड़ेगी तो लोकतांत्रिक भी हो जाऊंगा। तो आगे अगर राजनाथ सिंह वोट मांगने आएंगे तो वोट देंगे क्या उनको? नहीं, मैं तो, मुझे, मेरे पास कोई वोट मांगने नहीं आएगा ईशान जी, मेरे पास वोट मांगने नहीं आएगा। मुझको देख के सारे विधायक, सांसद और मंत्री लखनऊ से भाग रहे हैं। लेकिन मेरा एक यही है कि मैं सार्वजनिक कार्यक्रम में ही उनको घेरूंगा, मैं किसी के व्यक्तिगत कार्यक्रम में नहीं रोकूंगा। वह सार्वजनिक आदमी और सार्वजनिक कार्यक्रम में मिलोगे तो मैं घेरूंगा, मैं सवाल जरूर पूछूंगा। वोट मांगने आएंगे तो बताऊंगा। मैंने तो लगा दिया, मुझे सवर्ण समाज का होने पर गर्व है, मेरे घर पे स्टिकर लगा है, मेरे पूरे मोहल्ले में स्टिकर लगा हुआ है। मैं अपनी लड़ाई इस तरह लड़ रहा हूँ, मैं इस तरह लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ ये कि सवर्ण समाज है क्या चीज? सवर्ण समाज संवैधानिक अछूत है। कभी इसको स्वर्ण कह देते हैं, कभी नहीं, सवर्ण स्वर्ण कह। नहीं है, सवर्ण है या हाँ। सामान्य वर्ग कह सकते हैं, ये संवैधानिक अछूत है। सामान्य। हाँ, सामान्य, तो संवैधानिक बाकी अछूत। बाकी वर्ग क्या उसका एक, असामान्य है? नहीं नहीं, सामान्य वर्ग कहलाता है क्योंकि इसको हमने जो नाम दिया वो संवैधानिक अछूत का नाम दिया है। हम्म। हम लोग संवैधानिक अछूत हैं, क्यों? हमको ना कोई सुविधा मिलनी है, ना हमको कुछ मिलना है, हमको केवल वोट देना है। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिनके घर में एलसी है, रेंज रोवर है, तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो कहते हैं कि आरक्षण लेने वाले 175 साल आरक्षण ले लें, संसाधन सुविधाएं ले लें, तो भी उनकी विकास नहीं होगा, बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो और सवर्ण जो है वो रिक्शा चला के भी सवर्ण रहेगा। तो आप उनसे कब पूछेंगे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने लड़कों को रिक्शा कब चलवा रहे हैं? नहीं, देखिए, रिक्शा चलवाना और मतलब ये जरूरी नहीं है कि किसी आदमी के पास रिक्शा हो तभी उसका विरोध विरोध माना जाएगा। विरोध तो कोई भी कर सकता है भाई, किसी मुद्दे का कोई भी विरोध कर सकता है। इस देश में एक अजीब सा कल्चर है कि रिक्शे वाला अगर कोई बात कहेगा तो उसको हम लोग सुन लेंगे, हाँ ये बड़ी सही बात कर रहा है। वो अगर अडानी अंबानी की बात करेगा तो हम सुनेंगे, लेकिन कोई बड़ा आदमी अगर अडानी अंबानी की बात करेगा तो हम कहेंगे अरे तुम कैसे बात कर सकते हो। तो ये कोई मतलब नहीं। उन्होंने एक बात कही जो इस परिप्रेक्ष्य में थी कि सवर्ण या सामान्य वर्ग, जो भी, उन्होंने सवर्ण शब्द का इस्तेमाल किया कि वो आरक्षण नहीं मांगेगा, वो रिक्शा चला लेगा, वो आरक्षण नहीं मांगेगा। ये उन्होंने कहा कि वो रिक्शा चला लेगा लेकिन आरक्षण नहीं मांगेगा। आरक्षण क्या है? आरक्षण ये समझ लीजिए कि पात्र का हिस्सा चुरा के, छीन के कुपात्र को दे दिया जाए, वो आरक्षण है। पात्र का हिस्सा छीन के कुपात्र को दे दिया जाए, वो आरक्षण। पर देखा जाए तो आरक्षण एक अपलिफ्टमेंट का टूल था जो कमजोर व्यक्ति को, कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए सहायक हो। नहीं, अस्पृश्यता, अस्पृश्य जातियां, इस देश की जो अछूत जातियां कहलाती थी, मैं मानता हूं जो अछूत जातियां कहलाती थी, उन अछूत जातियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो 650 के करीब अछूत जातियां थी इस देश में। ये देश विकास कर रहा है कि आज 1250 जातियां अछूत हो गई हैं। डेवलपमेंट की ओर आप जा रहे हैं। जब आप सुविधा देते गए तो उनमें कम होना चाहिए था ना, वो रेशियो बढ़ता गया। तो आरक्षण पहले तो अछूत जातियों को समान भाव में लाने की व्यवस्था थी, बाद में राजनीतिक दलों ने अपने हिसाब से उसको वोट का हथियार बना लिया। ये कहानी है उसकी। आरक्षण के अतिरिक्त सवर्ण समाज की लड़ाई अब लड़ते हैं, तो अभी महिला आरक्षण भी एक आया था जी, तो उसमें सवर्ण समाज की महिलाओं को भी आरक्षण मिल रहा था। हाँ बिल्कुल मिल रहा था। तो वो क्यों नहीं लागू हो पाया? देखिए, हम सदन में नहीं, हम विपक्ष में भी नहीं है। मुझे कभी, जो आज की डेट में सत्ताधारी दल है, उसका बहुत बड़ा समर्थक माना जाता था, और मैं ये कहता हूं खुले मन से, मैंने हमेशा जीवन भर उन्हीं को वोट दिया है। आगे देंगे? नहीं,
वोट देना ना देना भी हमारा अधिकार है। हम नहीं भी देंगे तो कोई देश से निकाल नहीं दिए जाएंगे। अगर हम किसी और को नहीं दे पाएंगे तो नहीं देंगे, लेकिन आपको भी नहीं देंगे, ये मैं कहता हूँ। भाई ऐसा तो है नहीं कि मेरी उंगली पे स्याही नहीं लगी होगी तो मुझे कुछ करने नहीं दिया जाएगा। कुछ करने वैसे भी नहीं दिया जा रहा है, जो नहीं करने दिया जा रहा वो नहीं करने दिया। अब महिला आरक्षण बिल पे आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। इस देश की आधी आबादी को उनका अधिकार मिलना चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका था, 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन हो गया, 18 तारीख को संशोधन बिल गिर गया। उसका संशोधन बिल में जो बातें पहले थी वो न लागू करके दूसरी। विपक्ष भी कहता है मैं नारी आरक्षण मतलब जो महिला शक्ति को आरक्षण देना उसका विरोधी नहीं हूँ, परसीमन का विरोधी हूँ कि उससे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भेदभाव की स्थिति पैदा हो रही है। अब मैं इन सारी बातों को हटा देता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी की, मैं कांग्रेस की, मैं भाजपा की बात नहीं करता हूँ। किसी राजनेता की हिम्मत है कि देव हो हिम्मत तो मैं कह रहा हूं आपसे डंके की चोट पे, गिर गया बिल गिर जाने दीजिए। अपनी पार्टी में घोषणा कर दीजिए, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सर पे है, कह दीजिए 400 सीटों में 403 सीटों में 139 सीटों में महिलाओं को लड़ाएंगे। समस्या ये वो बिल है जो देना कोई नहीं चाहता है। भाई आप बिल गिर गया ये तो संसद का विषय है, ये लोकसभा का राज्यसभा का विषय है, लेकिन पार्टी तो आप चला रहे हैं ना। पार्टी की मीटिंग बुलाइए कि हम 33% महिलाओं को टिकट देंगे, हम संगठन में 33% महिलाओं को रखेंगे। लेकिन चूंकि देना भाजपा भी नहीं चाहती है और देना विपक्ष भी नहीं चाहता। बिहार के एक नेता हैं पप्पू यादव जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि राजनीति में महिलाएं जो हैं वो नेताओं के बिस्तर पे सो के आगे बढ़ती हैं। तो क्या इस आरक्षण को ना देने का रीजन भी यही है कि सोने वाली महिलाएं जो है वो आगे बढ़ जाएंगी? देखिए एक बात आपको बताऊं ईशाद जी, बहुत स्पष्ट, इस देश में जितने भी प्रिविलेज एक्ट हैं उन प्रिविलेज एक्टों ने बहुत परेशान किया देश को। सबसे पहले डाउरी पे आना चाहिए था, महिलाओं का उत्पीड़न होता था, इसमें कोई शक, लेकिन बाद में वो सुरक्षा कवच के लिए दिया गया, उत्पीड़न का हथियार बन गया, शोषण का हथियार बन गया। बाद में इसी सरकार को मीडिएशन सेंटर खोलने पड़े। निर्भया कांड में महिलाओं को ये दिया गया कि महिला का बयान जो होगा आईओए से कोई लेना देना, महिला का बयान ही माना जाएगा। अब कोर्ट भी मानती है, पुलिस भी मानती है कि ज्यादातर महिलाएं आजकल 90% उसमें जो है गलत मुकदमे लिखा देती है। जरा सी पॉस्को एक्ट में है ये, पास्को एक्ट हुआ या महिलाओं से जो भी वो बताते हैं वो ठीक है, वो भी हो गया, उसमें जांच का विषय नहीं रह गया। उसी तरीके से जैसे भी सुरक्षा कवच था, उसी तरीके से एट्रोसिटी आया, ये सुरक्षा कवच था, बाद में ये शोषण का हथियार बना। अभी मैंने परसों एक न्यूज पढ़ी, जेवर में रिश्ते के भाई बहन ने आपस में जो भी किया और बियर पिला के किया, उसके बाद उस गांव के 2 सवर्ण युवकों के ऊपर FIR कर दी, तो पुलिस की जांच में पता लग गया। अभी मैंने मध्य प्रदेश का पढ़ा कि एक कुशवाहा बिरादरी के ऊपर, एक बैकवर्ड समाज के ऊपर एक दलित महिला ने FIR कराई, और जब पुलिस ने जांच में सब चीज़ें पकड़ ली तो उसने कहा मेरे पास किडनी का इलाज कराने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने कराया था कि मुझे पैसे मिल जाएंगे। अब वो भी शोषण का हथियार बन गया है। तो इस तरीके से पप्पू यादव ने जो बात कही उस बात से मैं बिल्कुल ना इत्तेफाक रखता हूँ, मैं उनकी बातों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। मैं आज तक किसी बात का समर्थन ही नहीं किया हूँ। और सांसद हो जाना और विधायक हो जाना ये इस बात का वो नहीं कि आपका मेंटल स्टेटस बहुत बढ़ गया हो, लेकिन अब उनको जो भी परिस्थिति समझ में आई होगी, या बिहार में अगर इस तरीके की घटनाएं उन्होंने देखी होंगी, किन परिस्थितियों में कहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस तरीके से बयान नहीं देने चाहिए, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। और इस तरीके की चीजें आज हर आदमी पढ़ा लिखा है, इस तरीके की चीजें हो नहीं रही हैं, है ना, इस तरीके की चीजें हो नहीं रही। अब दिल महिलाओं पे हाथ रख के बोल रहे नहीं हो रही हैं क्या चीज, इस तरह की चीजें? नहीं ये मैं दिल पे हाथ रख, भाई मैं राजनीति में नहीं हूं ना ईशान जी, मैं राजनीति में नहीं हूं। मैं जब राजनीति में जाऊंगा तब राजनीति का, मैं राजनीति से तो बहुत दूर भागने लगा हूं। मैंने इतना क्लिच देख लिया राजनीति में कि मैं सोचता हूँ राजनीति ना ही करनी आप पड़े। राजनीतिक निर्णयों का विरोध कर रहे हैं जी। और आप राजनीति में नहीं हैं, जी बिल्कुल नहीं। तो ये तो वही बात हो गई कि मैं समुद्र में कूदूंगा भी और गीला भी नहीं होना चाहता। जयप्रकाश नारायण ने इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन किया था, सदन के किसी भी सदस्य के मतलब किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे जीवन में। सुन लीजिए क्या हुआ उनके आंदोलन का? कुछ नहीं, उनके आंदोलन का, उनका देखिए, उनका आंदोलन जिस चीज के लिए था वो तो सफल हुआ। उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार हटाने के लिए आंदोलन किया था, 79 साल की उम्र में आंदोलन किया था, तो उनको तो ये लालसा नहीं थी कि मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाऊं। क्या हुआ उसके बाद? नहीं वो अलग, कोई राजनीतिक दल खड़ा हुआ नहीं, उसके बाद अरे उसके बाद सारे राजनीतिक दल, मुलायम सिंह से लेके जनता दल से लेके जॉर्ज फर्नांडीज से लेके सब उन्हीं के हाथ से निकले। और उन्होंने क्या किया? किन्होंने
उन दलों ने क्या किया? अब भाई देखिए, मेरे संग अगर मैं किसी आंदोलन मुलायम में, निकले, उन्होंने यूपी में क्या किया, लालू निकले, उन्होंने मेरी बिहार में बात, क्या किया। नहीं उसमें अच्छे लोग भी निकले। जॉर्ज फर्नांडीज का नाम आप अच्छे लोगों में ले सकते हैं, खराब तो लोगों में जॉर्ज नहीं। फर्नांडिस ने देश के अंदर क्या उखाड़ के क्या बढ़िया मापदंड खड़े कर नहीं, दिए। बढ़िया मापदंड कोई एक आदमी कोई बहुत बढ़िया मापदंड खड़ा भी नहीं कर सकता हाँ, है तो देश बाकी में। जितने खराब निकले लेकिन उन्होंने तो लेकिन बहुत आप जो खराब कह रहे हैं मापदंड कि खड़ा आप किया ना। राजनीतिक, जैसे वो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के विरोध में उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया, इंदिरा गांधी को तो उखाड़ ही फेंका था ना उन्होंने एक बार। फायदा क्या हुआ, वही नहीं, तो पूछ रहे हैं। फायदा नफा नुकसान नहीं देखा जाता। हम लोग कोई व्यापारी थोड़ो ना नफा नुकसान अगर देख के गू काम हटा करें। के गोबर लगाएंगे तो कौन सा सफाई हो गई। नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो केजरीवाल निकल आया अन्ना हजारे के आंदोलन से। हाँ, तो क्या फायदा निकला। नहीं, फायदा क्या निकला भाई? फायदा नहीं निकला, तब भी दिल्ली की जनता ने उनको 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया। भगवंत मान जैसा व्यक्ति, एक कॉमेडियन व्यक्ति जो है पंजाब में मुख्यमंत्री बन गया। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता ने ये निर्णय लिया कि ये सही है, जनता ने निर्णय लिया। पंजाब में लोग चित्ता मारते हैं, दिल्ली की हवा में रोज 40 सिगरेट के बराबर लोग सांस लेते हैं। तो विकास तो बहुत अच्छा हुआ। अन्ना हजारे ने राजनीतिक निर्णय नहीं लिया, जयनारायण ने राजनीतिक अच्छा, निर्णय नहीं ये लिया। आप अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो आप जैसे आपने, चलिए अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगा दिया, भाजपा के ऊपर भी लगाने के लिए कोई आरोप है आपके पास? 1000 आरोप है। हाँ, तो आप बताइए। जो सत्ता में है उसकी बात की जाएगी ना, जो विपक्ष में है उसकी क्या बात करेंगे? सबसे पहला बहुत घटिया किस्म का जो इन्होंने यूपी के अंदर ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया। जी बिल्कुल। उसके बाद में इनके द्वारा लाई गई जितनी भी पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज के अंदर अपर कास्ट के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये छोड़ दीजिए। अब आपसे मैं मतलब अभी आप मुझसे सवाल पूछे तो मैं आपसे पूछ, जब इस देश की जनता के अंदर राष्ट्रवाद 26 जनवरी और 15 अगस्त को जागता है, ठीक है, इस देश की जनता को डेवलपमेंट से लेना देना नहीं है भाई। इस देश की जनता को डायरेक्ट बेनिफिट से लेना देना है। जो भाजपा सरकार दे रही है, डायरेक्ट बेनिफिट देती है, पैसा उनके अकाउंट में भेजती है, उससे काम हो या ना हो। तो जब देश की जनता इस तरीके की चीजें करेगी, अब उसका आईक्यू नहीं ठीक है कि राष्ट्रवाद की पढ़ाई हम लोगों को नहीं पढ़ाई गई है। राष्ट्रवाद केवल यही नहीं होता कि हम 15 अगस्त 26 जनवरी, राष्ट्रवाद ये भी होता है कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। राष्ट्रवाद ये भी होता है कि हम हेलमेट लगा के चलेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज को हाँ, ये तो सरकार ने आपसे, ये दबाव नहीं है, आपको करना चाहिए। तो इस देश की जनता खुद ही गलत सरकारें अगर चुनती रहती है और वो चीज़ों को नहीं कर पा रही है, तो इसके लिए आप केवल लड़ाई लड़ सकते हैं, अपना अधिकार की बात कर सकते हैं। आप इस देश की जनता के टेम्परामेंट को समझ रहे हैं जी, और वो भी समझ रहे हैं। वो भी समझ रहे हैं। हाँ। और आप पॉलिटिक्स में ना उतर के इस देश के भविष्य के साथ एक भद्दा मजाक नहीं कर रहे हैं। जब आप चीजों को समझ रहे हैं, जब आप जान रहे हैं, आप पॉलिटिक्स सुधार कर सकते हैं, आप सुधार करना नहीं चाह रहे हैं। पॉलिटिक्स में मैं खूब उतरता, पॉलिटिक्स में मैं लगातार सक्रिय रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय रहा और मैं लगातार उनके समर्थन में ही रहा। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं ये जब तक रहा तो मुझे लगता था कि राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन अचानक 13 जनवरी की रात में जब मुझे पता लगा कि ये जातिवादी पार्टी है, तो मेरा मोह भंग हो गया। बाकी किसी पार्टी में मैं जाने की स्थिति में नहीं था, और जहां मैं था वहां से मेरे संग धोखा हो गया। तो मुझे ये लगता है कि राजनीति से अच्छा कोई ऐसा वो करिए कि जिससे पब्लिक डोमेन में कुछ फायदा हो जाए। आज नहीं सुनी जा रही है, अगर हम कोई बात छेड़ देंगे कल सुनी जाएगी, परसों। एक सेकंड हैंड स्कूटर और 11 लोगों ने मिलकर आरएसएस की स्थापना करी थी नागपुर में। आज वो 100 साल के अंदर विश्व स्तरीय बहुत बड़ा संगठन हो गया। उसने राजनीतिक दल खड़ा कर दिया और राष्ट्रीय स्तर की 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश की राजनीति को 95% हस्तक्षेप रखता है, अपने हिसाब से चलाता है। तो आप अपने ही जीवन काल में सारी क्रांति चाहते हैं या भविष्य के लोगों के लिए? नहीं, मैं अगर अपने जीवन काल में क्रांति चाहता होता तो मैं भी किसी राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया होता और मैं भी कोई फाइनेंसर ढूंढ लिया होता कि मुझे जो है क्या कहते हो। कितने राजनीतिक पार्टियां हैं इस देश के अंदर? बहुत ज्यादा, गिनती नहीं है। हर साल 2 4 10 तो रजिस्टर हो जाती है। बिल्कुल बनती, तो बन के खत्म हो जाती हैं। तो वो सब फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो कर ही लेते हैं। एक दल और खड़ा हुआ था, एकजुट भारत करके, एकम सनातन। किसका था मैं जानता नहीं। जम्मू के एक व्यक्ति थे, उन्होंने शुरू किया था भाजपा के विरोध में, फिर बाद में लेटर ऑन भाजपा ज्वाइन कर ली थी। अंकुर शर्मा नाम था। अच्छा, मुझे जानता नहीं हूँ। तो ऐसे बहुत सारे दल खड़े हुए थे। दल तो खड़े ही हो रहे हैं। दल तो अभी तो पहले धर्म के नाम पे खड़े हो जाते थे, अब धर्म जाति के नाम पे खड़े होने लगे हैं। अब क्या करिएगा इसके लिए? ये लोकतंत्र है, सबको अपना अपना अधिकार है, अपनी बात करने का सबको तरीका है। किसी का तरीका ये है, मेरा तरीका ये कि मैं विधायक सांसद मंत्री घेर लूंगा, मैं दौड़ाऊंगा, भागेंगे। हो सकता है मेरी आवाज़ सुने। मैं भी जब ये सवर्ण मोर्चा बनाया तो 2 लोगों ने बनाया, आज मेरे पास बहुत लोग हैं, आज मेरे पास ज़्यादा लोग हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, लेकिन मैं कोई भी काम बहुत धीरे धीरे और अस्थिर होकर और बहुत सिस्टमेटिक करना, मैं बहुत जल्दी में नहीं रहता हूँ। तो आप राजनीतिक दल बनाएंगे? जरूर नहीं बनाऊंगा।
ये तो मैं तो फायदा क्या है आपके इतने आंदोलनों का, इतने विरोध का, जब आप चीजों को सुधार तो करना चाहते हैं, सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन सत्ता का परिवर्तन करके सही व्यक्ति नहीं लाना चाहते। आप भाजपा हटाएंगे कांग्रेस आएगी, कांग्रेस हटाएंगे भाजपा आएगी, नहीं तो कोई और आ जाएगा। नहीं, मैं भाजपा हटाने की बात ही कहाँ कर रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा आपको ही भाजपा कहाँ? नहीं हटानी है। नहीं नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं। मैं तो आपसे भी नहीं कह रहा हूँ कि आप विरोध करिए, मैं इनसे किसी से नहीं कह रहा हूँ कि आप विरोध करिए। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर किसी को मेरी हम गंदे बर्तन में नहीं नहीं, साफ पानी डाल दें या आप साफ मेरी बर्तन बात, में गंदा पानी डालें, बात तो वही है। किसी को मेरी बात सही लगती है, सुनिए, किसी को मेरी बात सही लगती है तो मेरे संग आए। पर आपका फ्यूचर क्या, मतलब आप करेंगे क्या अगर विरोध भाई है? मेरा केवल एक ही लड़ाई है आज की डेट में ईशान जी, यूजीसी रोल बैक, और मेरी फिलहाल कोई दूसरी लड़ाई नहीं। यूजीसी रोल बैक मान लीजिए कर दिया गया, फिर ला देंगे, तब आंदोलन ही करते रहेंगे। अब हमको वो माइंडसेट तो वही पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है, उन ब्यूरोक्रेट्स के अंदर बैठा हुआ, उसको कैसे निकालेंगे? भाई मैं जब तक शासन सत्ता में पहुंचने के लिए, देखिए ये मैं आपको बता दूं कि जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, जो आपने कहा कि आरएसएस ने एक स्कूटर से और 11 आदमियों से शुरू कर ली थी, सेकंड हैंड स्कूटर, सेकंड हैंड, तो उस समय का परिदृश्य और आज के परिदृश्य में बहुत अंतर है। तब आर्थिक युग का उदय नहीं हुआ था इस दुनिया में, और लोगों अब आर्थिक युग का उदय हो चुका है। अब हर चीज पैसे से हो रही है इस देश में। इस देश में क्या, पूरी दुनिया में आर्थिक युग का उदय हो चुका है, हर चीज पैसे से हो रही है, ये आप मानिए। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी जो हमारे अंदर का, आप इसको समझ लीजिए, इसको आप चाहे जातिवाद कह दे या जो भी कह दे, उसको मैं प्रतिस्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी बात, मैं अगर सही बात कर रहा हूं तो आप हमारे संग जुड़िए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कोई राजनीतिक, मैं आज कल राजनीतिक दल बना लूंगा, मेरे ऊपर भी इसी तरीके के आरोप लगने लगेंगे कि क्या कहते हैं कि राजनीतिक दल बना। तो आरोपों के डर से आप सही निर्णय नहीं लेना चाहते? नहीं, सही निर्णय है। अगर आपको ये लगता है कि ये जो अलंकार अग्निहोत्री जी और स्वरूपानंद फ्रॉड लगते हैं, मुझे फ्रॉड लगते हैं, तो आपको अगर फ्रॉड लगते हैं तो मैं तो नहीं कहूंगा, मैं किसी मुझे स्वरूपानंद आनंद स्वरूप जो है वो शुद्ध फ्रॉड लगते हैं। देखिए मैं किसी के बारे में, मैं उनके व्यक्तिगत टिप्पणियों के को एकदम मद्देनजर रखते हुए आपको बता रहा हूँ, मुझे वो फ्रॉड लगते हैं और वो हैं। तो होगा, मैं नहीं कह सकता हूँ ना, मैं उस टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं कहूँ। आप कह सकते हैं, आप का वो है, लेकिन मैं किसी व्यक्ति के बारे में जब तक बिल्कुल पुख्ता जानकारी नहीं इकट्ठा कर लेता हूँ। मैं आपको जानकारी दे दूंगा। नहीं, मैं आपने उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखा होगा या जो भी देखा होगा, मैंने अपने पूरे जीवन काल में जातिगत टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं की है। मैंने कभी किसी के खिलाफ खराब नहीं बोला है, और मैं इस टाइप की टिप्पणियों से सदैव बचता हूँ। मैं लोकतांत्रिक मूल्यों में ही रहना चाहता हूँ, ये मेरी आदत है। अब इसको आदत समझ लीजिए या ये समझ लीजिए तो कि आप ये जानते हैं कि वो जातिगत टिप्पणी की है? मैं नहीं करना चाहता हूँ। कौन किया था कौन नहीं किया था ये तो विषय नहीं है। आज की डेट पे तो जातिगत टिप्पणियां हर जगह हो रही हैं। आप इतनी जातिगत टिप्पणी हो रही कि पूछिए मत। प्रधानमंत्री भी कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो भाई सत्ता अपने लिए नया आविष्कार कर दिया है। प्रधानमंत्री जी 1994 तक इसी देश में जो है सामान्य वर्ग से आते थे। 1994 से 2000 तक वो गुजरात में पिछड़ा हो गए। 2000 के बाद केंद्र सरकार से पिछड़ा हो गए। अचानक सदन में खड़े हुए हो तो उन्होंने कहा मैं अति पिछड़ा हूं। अब मैं ये देखता हूं कि मान लीजिए दलित महादलित के बाद जब जातियां खत्म होंगी तो प्रधानमंत्री जी क्या रहेंगे। तो मैं ये समझ गया कि सत्ता अपने लिए अपने हिसाब से आविष्कार करती है, वो कर रही है। तो प्रधानमंत्री जी तो आविष्कारक है। कुछ ब्रह्म दलित दिव्य दलित कुछ बना लेंगे क्या? नहीं, कुछ भी बना लेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बस उनको आप समझ लीजिए वो डमरू और त्रिशूल लेके काशी विश्वनाथ मंदिर जाते सांप लपेटना। कैसा नेता मानते हैं आप नरेंद्र मोदी को? 3 शब्द में क्लियर करिएगा, उनके चरित्र के ऊपर 3 शब्द आप दे दीजिए। चालाक। एक। चालाक बहुत बड़ा शब्द है, अगर आप इसको डिस्क्राइब करेंगे तो। एक और दे दीजिए। एक, अब आज की डेट में सामान्य वर्ग विरोधी, सवर्ण विरोधी। तीसरा तो मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छा नहीं रहेगा। पर 2 ही समझ लीजिए, सवर्ण विरोधी हैं और चालाक। अमित शाह को ऐसा मानते हैं? अमित शाह जी ने, हमको लगता है कि जो उन्होंने झेला है कांग्रेस के शासनकाल में उसका बदला ले रहे हैं सबसे मतलब उन्होंने बदला जो उनको कांग्रेस से लेना चाहिए था उन्होंने सबसे लेना शुरू कर दिया है असल में, अचानक से। देश की जनता से, अब भाई से। अब सवर्णों से तो लेना शुरू ही कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपका पसंदीदा नेता कौन है? हमारे पास हमारा कोई पसंद नहीं, केवल एक नेता है, और जब नेता नहीं, जब वो सांसद था तभी से उसको पसंद करता हूँ, बाकी किसी दूसरे। कौन? योगी आदित्यनाथ। बृजभूषण शरण सिंह कैसे आदमी लगते हैं? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह, इन बातों से कोई मतलब नहीं है कि वो आदमी कैसे हैं। मैं किसी की चरित्र की व्याख्या नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि बृजभूषण शरण सिंह लगातार सांसद होते आए हैं, पार्टी बदल के भी सांसद हो गए, तो उनकी जनता के बीच में बहुत अच्छी पकड़। एक बात। दूसरी बात कि लोग जब सामान्य वर्ग
अब इन बातों से कोई मतलब नहीं कि वो किस गाड़ी से चलते, लेकिन सामान्य वर्ग जब अपने लिए नेतृत्व ढूंढ रहा था, जो नेतृत्व ढूंढ रहा था, तो उन्होंने खुल के बोला जो बोलना था, उन्होंने खुल के बोला। ब्रजेश पाठक कैसे लगते हैं? ब्रजेश पाठक तो हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, हमारे सीनियर रहे हैं। वो भी तो पार्टी बदल बदल के लगातार सत्ता में नहीं रही तो है। इस समय भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में 67 विधायक ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी से आए। सत्ता देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल व्यवस्था तो खत्म हो चुकी है, कारपोरेट हो चुकी है वो भी, उसमें कोई कहने का मुझे कोई इश्यू नहीं है। कल यहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल महिला मसाल जुलूस निकला था। हाँ हाँ। अब तो मैंने उस पर मैंने लिख दिया कि उसमें सब लड़के नहीं, पुरुष ही मसाल गए थे। जुलूस में पंकज चौधरी और धर्मपाल जी का और नीरज सिंह का और आनंद द्विवेदी का क्या काम है? मसाल उनके अंदर भी कोई स्त्री छिपी होगी। अब ये वैसे मुझे भी समलैंगिकता का कानून तो आ ही चुका है। नहीं, ये तो खैर देश तरक्की की ओर है, पश्चिमी सभ्यता की ओर हम लोग बहुत तेजी से अग्रसर हैं, और बहुत जल्दी हम लोग पश्चिमी सभ्यता को अंगीकृत करके उसके कपड़े उपड़े पहनने लगेंगे, उसकी हरकतें करने लगेंगे, लेकिन वैसा ये नहीं है। मैं भी तो सोच रहा हूँ कि देश के अंदर पुरुष बड़ी बड़ी दाढ़ी और लंबी कदकाठी वाले पुरुष जब साड़ी पहन के पार्लियामेंट में बैठेंगे तब शायद भारत सशक्त होगा। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि 33% आरक्षण दे देना चाहिए, क्योंकि जब एक विधानसभा से 10 महिलाएं टिकट मांगेंगी, मेरी बात समझिए, जब 10 महिलाएं टिकट मांगेंगी तो तो पंकज चौधरी और टिकट द्विवेदी जी भी एक को खड़े हो मिलेगा, तब वो 9 महिलाएं इनको जिस तरह बताएंगी तो उसमें हम लोगों को तो कुछ महिला टिकट में तो फिर ये महिला आंदोलन के नाम पे जाने वाले पुरुष अरे भी भाई, मैं तो उन खड़े हो सकते महिलाओं, हैं। मैं सामान्य वर्ग की उस मातृशक्तियों से पूछना चाहता हूं कि तुम क्यों आंदोलन करे? तुम पार्टी के लिए आंदोलन कर रही हो कि अपने लिए कर रही हो? अगर अपने लिए कर रही हो तो पार्टी फोरम पे जाके धरना दे दो। भारतीय जनता पार्टी की जितनी महिला कार्यकर्ता है उनको धरना देना चाहिए कि हमको टिकट में 33% आरक्षण मिलेगा। समाजवादी पार्टी की महिला नेताओं को धरना दे देना चाहिए महिलाओं को कि 33% तुम भी दो हमको। बिल पास हुआ नहीं पास हुआ तब तो कैरेक्टर पता लगेगा। अभी ऐसे कैसे? आप तो ये पार्टी के समर्थन में कर रही हैं। पहली बार मैंने जीवन में ईशान जी मैंने ये देखा कि सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। गजब की स्थिति चल रही है भाई। तो ये थे संदीप सिंह जी हमारे बीच में, और उम्मीद करता हूं कि आपको इस एपिसोड में हमारे इनके बीच की वार्ता में मजा आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत आया। और इसी के साथ बेलगाम बंदा के इस एपिसोड को हम समाप्त करते हैं। अगली बार के लिए नमस्कार।